12 बम्बई नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बम्बई नगर भायखला तथा परे महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री A.B. चित्रे के प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूँ। महोदय, संशोधन यह है कि कामगारों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने वाले 4 पार्षदों के अतिरिक्त नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा भी 2 पार्षद चुने जाने चाहिए। इस संशोधन का समर्थन क्यों किया जाए? इसका कारण मेरे विचार में इस प्रकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगरपालिका कर्मचारियों की नगरपालिका प्रशासन में प्रत्यक्ष रुचि होती है। वे म्यूनिसिपल कमिश्नरी के मातहत काम करते हैं। वे नगरपालिका द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारियों के मातहत काम करते हैं। महोदय, नगरपालिका संशोधन के प्रति आदर भाव रखते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि एक बात स्पष्ट है और पूर्णतः स्पष्ट है, वह यह कि इन नगरपालिका कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपनी शिकायतें दूर करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी स्थिति बम्बई सरकार के मातहत कार्य कर रहे आम सिविल कर्मचारी से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भिन्न है। उदाहरणार्थ, प्रांतीय सेवा अथवा अधीनस्थ सेवा में कार्यरत किसी भी सिविल कर्मचारी को हानिकर आदेश के बारे में अपील करने का अधिकार है। बम्बई नगर पालिका में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। किसी भी अधिकारी द्वारा नगर पालिका के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आदेश जारी किया जा सकता है और उस कर्मचारी को उस आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता। इस संशोधन से नगर पालिका कर्मचारियों को यह लाभ होगा कि बम्बई नगर पालिका के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश के बारे में उनके प्रतिनिधि सदन में बोल सकेंगे और इस संशोधन से निश्चित रूप से उन्हें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। वर्तमान संविधान के अंतर्गत उन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि हम अब वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर रहे हैं और चूंकि हमने वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर दिया है, इसलिए संगठित श्रमिकों के अलग प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं है। मेरा यह सुनिश्चित मत है कि सदन के समक्ष विचाराधीन विधेयक में उन्होंने जिन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है उन पर उन्होंने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री से यह सूचना चाहूँगा कि क्या उनके विचार में वयस्क मताधिकार एक ऐसा संपूर्ण उपाय है जिससे पालिका कर्मचारी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो कामगारों के लिए
4 पार्षदों को प्रतिनिधित्व देने संबंधी उपबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर तथा मिल ओनर्स एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें चुनाव की समान प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। यदि वयस्क मताधिकार के माध्यम से ही श्रमिकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है, तो प्रतिनिधियों द्वारा 4 पार्षदों के चयन का उपबंध भी अनावश्यक है। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि श्रमिकों द्वारा 4 पार्षदों के चुनाव के उपबंध का मुख्य कारण यह है कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान होते हुए भी श्रमिकों को चुनाव की साधारण प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता। और मंत्री महोदय इस बात को समझते भी हैं। यदि श्रमिकों को श्रमिक निर्वाचन क्षेत्र के जरिए प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आम श्रमिकों की अपेक्षा नगर पालिका के कामकाज और संविधान में अधिक रुचि रखने वाले नगर पालिका कर्मचारियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने का यह भी एक अच्छा कारण है। इस आधार पर मेरा यह कहना है कि इस सदन को इस संशोधन का समर्थन करना ही चाहिए। अध्याय 13 मद्य निषेध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं मद्य निषेध के संबंध में सदन की प्रबल भावनाओं को भली भांति समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, परंतु अन्य कारणों की वजह से मैं आबकारी मंत्री के प्रति ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहता। मैं मानता हूँ कि वह अभी इस पद पर नए आए हैं और मैं यह भी मानता हूँ कि इस पद पर कार्य करना उतना सरल नहीं है। मैं इस पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस दिखाने पर उन्हें बधाई देता हूँ, जिसे इस सदन के एक अनुमाननीय सदस्य ने छोड़ना बेहतर समझा। मैं इस विषय पर बोलने के लिए केवल इस कारण से खड़ा हुआ हूँ कि गत 3 दिनों के दौरान माननीय अधिकारी मंत्री ने जो कहा है उसका मुझ पर यह प्रभाव हुआ है कि मैं यह सोचता हूँ कि वह उन्हीं पुराने गलत तरीकों को अपनाने लगेंगे जो आबकारी विभाग में चलते आ रहे हैं। मेरे विचार से कल उन्होंने हमारे प्रश्नों के दौरान निजाम के राज्य की सीमाओं के पास एक दुकान खोल दी है, क्योंकि निजाम ने भी हमारे क्षेत्र में एक दुकान खोली है। महोदय, मैं यह नहीं सोचता कि एक मंत्री जिसने मद्य निषेध की नीति को स्वीकार किया है वह इस सदन के समक्ष ऐसा बयान या तर्क दें। उनका यह तर्क कुछ इस प्रकार का है कि क्योंकि किसी डाकू ने डाका डाला है और वह कुछ लूट कर ले गया है, जिसे माननीय आबकारी मंत्री स्वयं कर सकते थे, और इसलिए
उन्हें भी डकैती डालने का अधिकार प्राप्त हो गया है। महोदय, किसी एक व्यक्ति के गलती करने से दूसरे व्यक्ति को उसी प्रकार की गलती करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। बेहतर यह रहता है कि मेरे माननीय मित्र आबकारी मंत्री महामहिम निजाम के समक्ष हमारे क्षेत्र में दुकान खोलने के विरुद्ध अपना विरोध प्रस्तुत करते। ऐसा करने के बजाय उन्होंने इस प्रेसिडेंसी के लोगों के व्यापक हितों के स्थान पर कुछ आय प्राप्ति के साधनों में वृद्धि करने को ज़्यादा महत्व दिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे माननीय मित्र आबकारी मंत्री अन्य सभी बातों के बजाय मात्र पैसा अर्जित करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बजट पर हुई चर्चा के दौरान भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर मेरे विचार में गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी आलोचनाओं में उन्होंने कहा है कि आबकारी विभाग की नीति पर राय देते समय हमें राज्य के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही शराब की खपत की मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए, न कि आबकारी विभाग द्वारा अर्जित की जा रही राशि को। उन्होंने सदन में ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जिनसे यह पता चलता है कि बम्बई के निवासी भारत के अन्य राज्यों के लोगों की तुलना में कम मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। मैं समय के अभाव के कारण उन आंकड़ों का अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उन आंकड़ों को मान लेना चाहिए, क्योंकि वे आंकड़े माननीय आबकारी मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं। महोदय, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे माननीय मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे कि जहाँ इस राज्य के लोग वैध रूप से तैयार की गई शराब को कम प्रयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य में अवैध शराब ज़्यादा मात्रा में बनाई जा रही है। इस प्रकार यदि हम इस तथ्य को मद्देनज़र रखें कि यद्यपि वैध शराब का प्रयोग कम हो रहा है लेकिन अवैध शराब का प्रयोग बढ़ रहा है, तो परिणाम यह नज़र आता है कि शराब की खपत कम नहीं हुई है। यह ठीक है कि हमारे पास अवैध शराब के निर्माण से संबंधित वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका है और मैं सोचता हूँ कि माननीय आबकारी मंत्री सर्वप्रथम इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि अवैध शराब की खपत बढ़ रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम लाभ की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि इसका केवल यह परिणाम सामने आ रहा है कि लोग वैध शराब का कम इस्तेमाल कर रहे हैं और अवैध शराब का अधिक। अब प्रश्न यह उठता है कि इस राज्य में अवैध शराब निर्माण में वृद्धि क्यों हो रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सरकारी तौर पर इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर है। महोदय,
मेरे विचार में इस राज्य में अवैध शराब के बनाने में हो रही बढ़ोतरी का कारण केवल यह है कि देसी शराब पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाया गया है। अब राजनीति शास्त्र का एक मान सिद्धांत है, वह एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल पुस्तकों में नहीं दिया गया है बल्कि व्यवहार में भी आता है और जिसे प्रत्येक गृहिणी भी जानती है। वह यह है कि जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तब यह आम प्रवृत्ति होती है कि लोग उसके स्थान पर किसी ऐसी दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं जो उतनी ही उपयोगी हो परंतु सस्ती हो। हम सभी जानते हैं, उदाहरण के तौर पर जब चीनी के दाम बढ़ते हैं तो लोग चीनी के साथ गुड़ का प्रयोग करने लगते हैं। यदि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी तो उस समय लोग चाय का अधिक प्रयोग करने लगेंगे। महोदय, इसी सिद्धांत को इस मामले में लागू करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि देसी शराब पर अधिक शुल्क लगाए जाने के कारण ही अवैध शराब के उपयोग में वृद्धि हो रही है। अतः मेरे माननीय मित्र आबकारी मंत्री इस प्रश्न के इस पहलू पर अधिक ध्यान दें। यदि वह वास्तव में मद्य निषेध की नीति में विश्वास रखते हैं तो उन्हें अपनी शुल्क दरों पर पुनः विचार करना होगा। यदि वह शुल्क दर पर पुनः विचार नहीं करते हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वह वैध शराब के उपयोग को नियंत्रित करने में तो सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करके वह अवैध शराब के उपयोग को सीधे बढ़ा देंगे। मैं एक अन्य मुद्दे पर भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वह है मद्य निषेध नीति। मेरे माननीय मित्र श्री मार्जवान द्वारा दिए गए तर्कों के उत्तर में माननीय मित्र सदन के नेता से यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई थी कि मद्य निषेध सरकार की मान्य नीति है और सरकार विधान परिषद द्वारा पारित संकल्प की नीति से किसी भी दशा में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मुझे उस समय कुछ निराशा हुई जब मैंने अनुभव किया कि उन्होंने विषयांतर करना चाहा। उन्होंने हमें बताया कि सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि मद्य निषेध लागू करने के लिए हमें राशनिंग का तरीका अपनाना चाहिए अथवा हमें स्थानीय विकल्प का तरीका अपनाना चाहिए। महोदय, मेरे विचार में कुछ छोटी बातों को छोड़कर ये दोनों पद्धतियाँ कामोबेश समान रूप से प्रभावी हैं। आप चाहें राशन की नीति अपनाएं अथवा स्थानीय विकल्प की नीति अपनाएं, इससे विद्वान स्थिति पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों से ही बाजार में उपलब्ध शराब की मात्रा ही नियंत्रित होगी। आप चाहें दुकानदारों को कम माल की आपूर्ति करें अथवा दुकानें ना खोलने की नीति अपनाएं, परिणाम समान होगा। महोदय, लेकिन प्रश्न यह है कि मद्य निषेध की नीति को किस सीमा तक लागू किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र
सदन के नेता ने इस प्रश्न को मद्देनजर नहीं रखा है। महोदय, मेरे विचार से आप मद निषेध को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे अथवा नहीं, यह प्रश्न पूर्णतः इस पर निर्भर करता है कि आप इससे जुड़े वित्तीय प्रश्न का किस प्रकार हल ढूंढते हैं और हम अपनी नई आबकारी नीति से होने वाली वित्तीय हानि को पूरा कैसे करते हैं। मैं सोचता हूँ कि सदन के इस पक्ष के लोग माननीय सदन के नेता से कराधान के उन तरीकों को जानना पसंद करेंगे जिन पर वह विचार कर रहे हैं। महोदय, मैं सोचता हूँ कि यद्यपि सदन में इस विषय पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस पक्ष के लोग यह महसूस करते हैं कि हम अतिरिक्त कर लगाने का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते कि सरकार इन करों का उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में करने का प्रयास करे। हम निश्चित रूप से अतिरिक्त करों का विरोध करेंगे। यदि सरकार इन करों का उपयोग सरकार के काम काज को चलाने या मात्र प्रशासनिक कार्यों में करे, यदि वह मात्र जीवन गुजारने की जगह जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करों का उपयोग करेगी, तो उस दशा में इस पक्ष के हम लोग किसी भी प्रकार के कर का समर्थन करने को तैयार हैं। सदन के माननीय नेता ने सरकार के खिलाफ लगाए गए अवास्तविकता के आरोप का खंडन करने का प्रयास किया है। महोदय, मैं सोचता हूँ कि किसी भी को उस समय तक मद्य निषेध की नीति लागू करने का वायदा नहीं करना चाहिए जब तक उसने यह विचार न कर लिया हो कि वह इससे होने वाली हानि को कैसे पूरा करेगी। मैं सोचता हूँ कि वायदा करके और उसे ना निभाने की बदनामी लेने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि मेरे माननीय मित्र में यह साहस ना हो जो महज विश्वास या आस्था से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोगों पर कर लगाने का साहस ना हो जिन पर अब तक कर नहीं लगे, पर जिनको कर देने की क्षमता हो, तो उन पर कर लगाने का प्रस्ताव वह सदन में प्रस्तुत करे और तब मद्य निषेध के प्रति इस सदन की गंभीरता को परखे जिसके लिए यह सदन कहता रहा है। मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की तरह यह सदन समझता है कि इस नीति पर धन खर्च होगा और मेरे माननीय मित्र सदन के नेता का यह कर्तव्य है कि वह सदन से यह आश्वासन लें कि सदन इस नीति का मूल चुकाने के लिए तैयार है, जिसे लागू करने के लिए उस पर उतना भारी दबाव डाला जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।